हेलो। आज हम बात करेंगे प्रशासन के दो महत्वपूर्ण वर्गों अर्थात दो महत्वपूर्ण प्रशासकों के वर्ग, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, सामान्य एवं विशेषज्ञ, इनके संबंधों के बीच जो विवाद पाया जाता है उसके विषय में। आज प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश सिर्फ कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य नहीं रह गया, ये हम सभी को पता है। भारत ने भी 42 अमेंडमेंट 42वें संशोधन के माध्यम से किस चीज़ को अंकित किया है? वेलफेयर स्टेट को। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है उस राज्य के प्रत्येक नागरिक या किसी भी आयु से संबंधित है, वे किसी भी वर्ग से मतलब आपके पास चाहे आर्थिक आधार पर आप कहो, चाहे वो एक पूंजीपति है या एक श्रमिक है, या किसी भी जाति से संबंधित है, किसी भी लिंग, प्रत्येक के कल्याण का उत्तरदायित्व किस पर है? राज्य पर। परंतु इस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को पूरा करने का उत्तरदायित्व किस पर है? कुशल प्रशासन पर, जिसे आप स्थायी कार्यपालिका भी कहते हो। वर्तमान समय में इस प्रशासन के प्रत्येक देश में दो रूप पाए जाते हैं, एक सामान्य जर्नलिस्ट एवं एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। प्रत्येक देश में, खासतौर से विकासशील राज्यों में, भारत जैसे राज्य में। अब बात करते हैं सामान्य की। सामान्य अर्थात जर्नलिस्ट जिसे कहते हो आप। लोक प्रशासन की भाषा में अगर हम सामान्य की बात करें तो इससे अभिप्राय है कि प्रशासनिक कार्य का पेशेवर प्रशिक्षण और पूर्व तकनीकी ज्ञान ग्रहण के बिना ही सामान्य जानकारी और मात्र प्रशासनिक क्षमता के आधार पर संपादन करना। प्रशासनिक क्षमता, नीतियाँ बनवाना, नीतियों को लागू करवाना आदि। तो आपने क्या बात की कि हमारे पास किसी भी प्रकार का पूर्व तकनीकी ज्ञान नहीं है, सामान्य सा ज्ञान है। दूसरी भाषा में अगर सामान्य प्रशासक की हम बात करें तो हम इसे पोस्ट कॉर्प के रूप में इस व्याख्या कर सकते हैं इसकी। पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट कॉर्प का नाम लेते ही आपको ज़रूर याद आ गई होगी लूथर गुलिक की। लूथर गुलिक जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था। पर आपको याद ये भी आ गया होगा कि उन्होंने जब पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था तो उसमें एक बात भी मानी थी कि इसका संबंध किसी विशेष क्षेत्र से नहीं है, ये तो सामान्य सी क्रियाएं हैं जिसे प्राय प्रत्येक व्यक्ति करता है। तो सामान्य क्या है? जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र का कोई भी गूढ़ ज्ञान प्राप्त नहीं, इसीलिए प्राय हम उसे कभी किसी विभाग का, कभी किसी विभाग का प्रशासनिक मुखिया बना देते हैं, अर्थात शीर्ष पद पर नियुक्त कर देते हैं, जिसे आप सचिव कहते हो। किसी विभाग से अभिप्राय कभी आप उसे वित्त विभाग का बना सकते हो, कभी स्वास्थ्य मंत्रालय का, कभी आप रक्षा मंत्रालय का, कभी शिक्षा विभाग, किसी का भी। अर्थात उसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपके विभाग कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न है, उनमें भिन्न योग्यताएं हैं। उसके बाद बात आती है विशेषज्ञ की, स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ प्रशासक वह है जिसने किसी खास प्रशासकीय क्रियाकलाप में कार्यमूलक दक्षता हासिल की हो, पूर्व शिक्षा और उस विषय के संबंध में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण ग्रहण किया हो तथा अपने आप को उस क्षेत्र में समर्पित कर दिया हो। अर्थात वह समर्पित का मतलब सिर्फ उसी क्षेत्र से जुड़ जाता है। सामान्य की तरह कभी किसी विभाग से, कभी किसी विभाग से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। उससे पहले सामान्य के पास एक सामान्य सा क्षेत्र का ज्ञान है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं प्राप्त है उसको। जबकि यहाँ पर आपने इसके बारे में क्या बात की? किसी विशेष क्षेत्र का पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। उसके बाद आप अर्थात
हम बात करें तो एक लाइन में वह है विशेषज्ञ जिसके पास एक विशेष क्षेत्र का गूढ़ ज्ञान प्राप्त है, गहरा ज्ञान। अब हम बात करते हैं अरविंद प्रबोध पराशर की। उन्होंने सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के विषय में क्या कहा? सामान्यतः यह माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी सेवा में भर्ती होने से पूर्व की व्यावसायिक योग्यता के आधार पर प्रवेश पाते हैं वे विशेषज्ञ हैं, अर्थात उसके पास उस विशेष व्यावसायिक क्षेत्र से ही संबंधित योग्यता है और सिर्फ वह उसी क्षेत्र में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए जाते हैं और उन्हें स्थायी पद पर आने से पहले आपके पास उसी विशेष क्षेत्र का गूढ़ ज्ञान करवाया जाता है, जिसे आप सैद्धांतिक ज्ञान में भी पहले सैद्धांतिक ज्ञान देते हो, फिर उसे व्यवहारिक ज्ञान में बदला जाता है। इंटर्नशिप आपने सुना हुआ है, वो भी आपको उस विशेष क्षेत्र से संबंधित ही दी जाती है। उसके बाद बात आती है आगे अरविंद जी के शब्दों में, जो सामान्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, सामान्य का मतलब समझ गए ना, कोई विशेष क्षेत्र की योग्यता आपने बात नहीं की, के आधार पर बिना इस बात का कोई विचार किए कि उन्होंने विश्वविद्यालय में किन विषयों का अध्ययन किया था, अर्थात विश्वविद्यालयों में किन विषयों से मतलब क्या है यहाँ पर, किस आपके पास शैक्षणिक योग्यता रख दी सामान्यतः +2 हो, ग्रेजुएट हो, इस तरीके की। अब आप ग्रेजुएट जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में हो, अर्थात बीए आपने की है, या आप साइंस साइड से आए हो, बीएससी आपने की है, या आपने बीकॉम की है, इससे आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सी आपने एक शैक्षणिक योग्यता रख दी। उसके बाद आपको कहती हूँ कि भर्ती किए जाते हैं और वे सामान्यज्ञ कहलाते हैं। इसको भी मैं एग्जाम्पल के बाद उसके साथ बात करते हैं। जैसे आप भारत में अगर हम शीर्ष पदों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विषय है, विवाद का विषय शीर्ष पदों के लिए ही है, तो वहाँ बात करते हैं हम आईएएस के अधिकारियों की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं, जिनको सिर्फ उसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं, उनको सामान्य सा ज्ञान दिया जाता है, सामान्य विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, भारत की कुछ भाषाएं हैं। इस प्रकार से उसे वह सामान्य ज्ञान दिया जाता है और जिसे बाद में किस में बदला जाता है, व्यवहारिक ज्ञान में। तो इस प्रकार से सामान्य वह जिसके पास सामान्य क्षेत्र का ज्ञान है और विशेषज्ञ वह जिसके पास सिर्फ एक विशेष क्षेत्र का गहरा ज्ञान है। प्रशासन के इन दोनों ही वर्गों अर्थात सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों की भारत जैसे विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है और इसे वो पूरी ईमानदारी से पूरा भी कर रहे हैं। बेशक दोनों ही अर्थात सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों की प्रकृति भिन्न है, परंतु फिर भी हम इस चीज़ को अस्वीकार नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसके साथ साथ कुछ ये कहना आवश्यक है कि कुछ दशकों से सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ किस चीज़ के लिए सिद्ध करने के लिए, प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया है। दोनों में विवाद उत्पन्न होने लगा है। दोनों ही वर्ग अपने आप को एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और इस योग्यता को सिद्ध करना चाहते हैं। भारत में भी इन दोनों ही वर्गों में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच की बात कर रहे हैं हम, दिन प्रतिदिन विवाद पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विवाद का कारण क्या है, उसे हम
भारत में 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रशासन में सामान्यज्ञों की भूमिका के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, या ये कहें कि सामान्यज्ञ अपने आप को विभागीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए जो तर्क देते हैं। भारत जो लंबे समय तक ब्रिटिश शासनकाल के अधीन रहा, या मैं ये कह दूं स्वतंत्रता से एग्जैक्ट पहले, उस समय से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सामान्यज्ञ पाए जाते हैं, जिन्हें हम ICS के अधिकारी कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे जिलाधीश है, डिविजनल कमिश्नर है आदि। स्वतंत्रता के पश्चात यह परंपरा बनी ही रही, बस इनका नाम परिवर्तित हो गया। इन्हें हम IAS के अधिकारियों के रूप में जानने लगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं। अर्थात आज भी स्वतंत्रता के पश्चात भी विभागीय अध्यक्ष एक सामान्यज्ञ के रूप में अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, और वह निम्न तर्क दे रहा है, या वह ये तर्क दे देता है इसके लिए। सबसे पहला है विस्तृत दृष्टिकोण, वाइड पर्सपेक्टिव। हमने पहले भी बात की थी, एक सामान्य वो होता है जो आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है एवं वह सेवाकालीन प्रशिक्षण भी ऐसा प्राप्त करता है जो देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है, प्रत्येक क्षेत्र से उससे संबंधित होता है, जिसका उसे क्या लाभ होता है कि उसकी सूझबूझ और दूरदृष्टि में वृद्धि होती है, और इसका लाभ वह विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने में, सूचनाएं प्राप्त करने में एवं नीति निर्माण में प्रयोग करता है। इसके विपरीत अगर हम विशेषज्ञ की बात करें, उसके पास एक विशेष क्षेत्र का तो विस्तृत ज्ञान है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। अर्थात वह उस विशिष्ट क्षेत्र के दृष्टिकोण पर ही चलता रहता है और दूसरे क्षेत्रों की अवहेलना कर देता है, जो राष्ट्रहित के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात वह राष्ट्रहित के क्या है, प्रतिकूल है। जेम्स वैकेसी ने भी कहा कि विशेषज्ञ प्रशासक दूसरों के दृष्टिकोण की उपेक्षा कर देते हैं। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि विशेषज्ञ जब एक प्रशासक के रूप में नियुक्त होता है तो वह अपने क्षेत्र की तो फेवर लेता है, क्योंकि उसे अपने क्षेत्र का गूढ़ ज्ञान है, परंतु दूसरे क्षेत्रों का ज्ञान नहीं है, और वो उसके दृष्टिकोण को अपने क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर पाता और उनकी क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है। जबकि प्रशासन को तो हम ऐसे नहीं चला सकते ना, क्योंकि प्रशासन का संबंध तो किससे है, जन्म से लेकर मृत्यु, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र से। इसलिए प्रशासन में सही निर्णय तभी संभव है जब एक प्रशासक सभी दृष्टिकोणों में तालमेल बिठाए, उनमें सामंजस्य स्थापित करे। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंपर्क की योग्यता। जनसंपर्क अर्थात जनता के साथ संपर्क। यहाँ जनता के साथ संपर्क, पब्लिक रिलेशन से मतलब क्या है, प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों अर्थात सरकार की सफलता के लिए अति आवश्यक है कि वह जनता के साथ संपर्क स्थापित करे, परंतु वह सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। ऐसे में अपनी जो है जनता अपनी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं मंत्रियों तक, जनप्रतिनिधियों तक किसके माध्यम से पहुंचाती है, प्रशासन के माध्यम से, एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों, उनके द्वारा किए गए चुनावी वादों
को पूरा करना ना कर पाना या उनकी कोई भी नीति कानून को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? यह प्रशासनिक अधिकारी ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता असंतुष्ट हो जाएगी और प्रजातंत्र कायम नहीं रह पाएगा, ये कहीं राजनीतिक अस्थिरताएं शुरू हो जाएंगी। इस सब में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन कर पाता है? एक सामान्य ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास ही प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होने के कारण वह सूझबूझ, दक्षता, उसका व्यापक दृष्टिकोण, उसके अंदर नमनीयता अर्थात परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर उसके अंदर जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, के द्वारा वह जनता को संतुष्ट करता है, अर्थात सरकार और जनता के बीच में फैले असंतोष को खत्म करके देश में व्यवस्था मजबूत बनाता है। परंतु एक विशेषज्ञ ऐसा कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास लचीलेपन का दृष्टिकोण नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम उदार शिक्षा का महत्व। उदार शिक्षा से अभिप्राय क्या है? जो हमने पहले भी बात की थी कि सामान्यज्ञों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक क्षेत्र, जैसे राजनीतिक क्षेत्र है, समाजवाद है, लोक प्रशासन है, अर्थशास्त्र है, देश की भाषाएं हैं, देश का भौगोलिक परिस्थितियाँ आदि सब का बेसिक ज्ञान दिया जाता है, जिसके कारण हम एक ऐसे प्रशासक को तैयार कर पाते हैं जिसकी सोच किससे संबंधित होती है? प्रशासकीय क्षेत्र से, अर्थात वह देश की प्रत्येक समस्या को प्रशासकीय दृष्टि से देखता है, ना कि सिर्फ एक सीमित व्यावसायिक क्षेत्र से जोड़कर। और इसीलिए वह मंत्रियों को बिना किसी भेदभाव के, अर्थात बिना किसी एक विशेष क्षेत्र की तरफ झुकाव के, ईमानदारी से नीतियों के संबंध में परामर्श दे पाता है और देश को सुचारू रूप से चलाने में उनकी सहायता करता है। विशेषज्ञ जो कि एक ही व्यवसाय में निपुण है, उसका झुकाव हमेशा अपने व्यवसाय की तरफ ही रहता है और कहीं ना कहीं उसका दृष्टिकोण पक्षपाती हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक कला में निपुण। आपने बहुत सारी कलाएं सुनी हैं, फाइन आर्ट्स जैसी कला भी है एक। फाइन आर्ट्स जिसमें आप किसी भी आकृति को रंग भर के उसको आकर्षक बनाते हो। मैंने फाइन आर्ट्स का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि प्रशासनिक भी क्षेत्र भी एक ऐसी ही कला है जिसमें आपका प्रशासनिक अधिकारी वह है जो उस संबंधित क्षेत्र की उन आकृतियों को अर्थात नीतियों के रूप में उसके ड्राफ्ट को तैयार करवाता है, फिर उसे लागू करके उसमें रंग भरने का कार्य करता है। और यह कार्य कौन सा प्रशासक कर पाता है? सिर्फ एक सामान्य ही। क्यों? क्योंकि सामान्य के पास लूथर गुलिक के दिए हुए सिद्धांत पोस्ट कॉर्प की सारी निपुणताएं हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, और इन सब का प्रयोग वह इस प्रकार से करता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में उसके कार्य में कुशलता अपने आप आ जाती है। परंतु एक विशेषज्ञ इसमें कभी भी निपुण नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे परामर्शदाता, गुड स्टाफ एजेंसी। भारत में संघात्मकता के अनुरूप आपने केंद्र तथा राज्यों में जो व्यवस्था को बांटा है
उसमें हमारे पास सचिवालय एवं विभागीय स्तर पर के उच्च पदों के लिए हम सामान्यवादों को हुई अर्थात सामान्यकों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक उपयुक्त या योग्य मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सचिवालय के मुख्य अधिकारियों और विभागीय अध्यक्षों का उत्तरदायित्व सरकार को महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में परामर्श देना है, अर्थात उनके लिए एक स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करना है। और एक अच्छा परामर्शदाता सिर्फ वही हो सकता है जिसे उस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान है और वह वहाँ की समस्याओं को समझ पाए और उसके अनुरूप साधनों की और आपकी समस्याओं से संबंधित आपको जो है उसका मार्गदर्शन दे सके। और यह केवल सामान्य ही क्यों कर पाते हैं? क्योंकि विशेषज्ञ के पास प्रत्येक क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं, उसके पास ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं जिसके आधार पर वह एक अच्छा परामर्शदाता सिद्ध हो पाए। आगे बात करते हैं संघीय संरचना के उपयुक्त। बेस्ट फॉर फेडरल सिस्टम। भारत में संघीय संरचना के लिए हम अखिल भारतीय सेवाओं, जिसे आप 3 भागों में बांटते हो, IAS, IPS, IFS, जो सामान्यों से बनी हुई है, को ही उपयुक्त मानते हैं। क्योंकि राज्यों को प्राय केंद्र से ये शिकायत रहती है कि वह उनकी स्थानीय समस्याओं को ठीक से नहीं समझ पाता और उसके लिए उपयुक्त नीतियाँ नहीं बन पाती। ऐसा भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में कई विभिन्नताएं हैं राज्यों में, कहीं भौगोलिक, कहीं पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। ऐसे में केंद्रीय परामर्शदाता के रूप में एक वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसे प्रत्येक विभाग से संबंधित ज्ञान है। और आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करेंगे, एक सामान्य की। क्योंकि सामान्य ही वह है जिसके पास सीमित क्षेत्र की अपेक्षा व्यापक ज्ञान है और जबकि विशेषज्ञ के पास सीमित ज्ञान है, और इसीलिए सिर्फ एक सामान्य ही है जो संघीय संरचनाओं के अनुसार आपके क्षेत्रीय समस्याओं को समझ पाता है और राज्यों को केंद्र के प्रति संतुष्ट करता है। कुशल सामंजस्यक, स्किल्ड कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर किससे बना है? कोऑर्डिनेशन से, जो तालमेल स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। हम बात करें कि प्रत्येक विभाग में हम कहते हैं कि वह पदसोपान जिसे आप सार्वभौमिक प्रणाली भी कहते हो, जो पिरामिड का ढांचा है। और वह पिरामिड का ढांचा किसके आधार पर बना है? अनेक स्तरों से मिलकर बना है। और वो स्तर कैसे विभाजित हैं? विशिष्टीकरण पर आधारित, अर्थात प्रत्येक स्तर पर जो उत्तरदायित्व में कार्य दिए गए हैं वो विशिष्टीकरण के आधार पर दिए गए हैं। और इन विशिष्टीकरण पर आधारित स्तरों में तालमेल स्थापित करने का कार्य एक सामान्य ही कर सकता है, विशेषज्ञ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य के पास प्रत्येक स्तर का आधारभूत क्या है? ज्ञान है, जो इसे किसमें परिवर्तित कर देता है? एक स्किल्ड कोऑर्डिनेटर में, या उस स्किल्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में उसे सफल बनाता है। आगे बात करेंगे निर्णय शक्ति, योग्यता, डिसीजन पावर एंड एबिलिटी। सामान्यवादी को जो औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, औपचारिक प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया उसने, एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण जो उसने भिन्न भिन्न स्तरों पर प्राप्त किया, काम करके सीखा। अर्थात अगर हम एक IAS अधिकारी की बात कर रहे हैं तो कभी SDM के पद पर, कभी GM के पद पर, कभी आप
एडीसी के पद पर काम करते हो, कभी डिप्टी कमिश्नर के पद पे काम कर रहे हो, फिर किसी एडिशनल सेक्रेटरी का पद मिलता है, कभी सेक्रेटरी का, आदि के द्वारा जो भी आपने अपनी गलतियों से सीखा या काम करके अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो आपको प्रत्येक क्षेत्र में सूझबूझ और शीघ्र निर्णय लेने के योग्य बना देता है और आपकी इमेजिनेशन पावर तेज हो जाती है। निर्णय लेने में आप गलती नहीं करते हो, देरी नहीं करते हो। और इसीलिए एक मंत्री को, जिसने सरकार को चलाना है, जनता को संतुष्ट करना है, उसे प्रत्येक पहलू से संबंधित विचार प्रदान करने के आप योग्य हो जाते हो। और यदि हम एक विशेषज्ञ की बात करें तो वह इस क्षेत्र में योग्य क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके पास केवल तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है, इंजीनियर है आदि। डॉक्टर्स इंजीनियर्स की भी अलग अलग शाखाएं हैं। वो सिर्फ अपने उन छोटे छोटी क्षेत्र की निपुणताओं तक ही सीमित रह जाते हैं, विस्तृत ज्ञान तक। और यदि हम कहें, या ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जितना हम ऊपर जाते हैं, हमें काम करने का उत्तरदायित्व हमारा कम होता चला जाता है, करवाने का उत्तरदायित्व बढ़ता चला जाता है। ऐसे में हमें सभी क्षेत्रों के सामान्य ज्ञान की अति आवश्यकता है। इसलिए तकनीकी ज्ञान हमारे पास चाहे कम भी हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अपेक्षा सामान्य ज्ञान की कमी हम नहीं रख सकते, उसके साथ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे का आपका जो ढांचा है तकनीकी क्षेत्र में, तो वह आपको काम करके देगा ही, आपको परामर्श भी देगा, सब कुछ करेगा। और वो आप कब करवा पाओगे? जब आपके पास उस क्षेत्र का सामान्य ज्ञान होगा। रॉबर्ट ड्रविन ने भी कहा है, नीति संबंधी निर्णय लेने में विशेषज्ञ तो एकदम अनुपयुक्त होते हैं। उन्होंने विशेषज्ञों को एकदम से अनुपयुक्त, अनएलिजिबल क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उनके पास प्रत्येक क्षेत्र का कार्य करवाने की योग्यता नहीं है, जो वह विभागीय अध्यक्ष के रूप में करवाना चाहता है। अब हम बात करेंगे प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में तर्क, या उन्हें विभागों का अध्यक्ष होना चाहिए, इस पक्ष में तर्क। आज तकनीक का युग हो चुका है। ऐसे में प्रत्येक विशेषतः विकासशील राज्यों में सामान्यज्ञों के साथ साथ विशेषज्ञों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। और यही कारण है कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि ने राष्ट्र निर्माण में विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण माना है एवं उन्हें सामान्यज्ञों के समान दर्जा दिए जाने के संबंध में तर्क दिए हैं। विशेषज्ञों के विभागीय अध्यक्ष होने के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीकी योग्यता, टेक्निकल एबिलिटी। सामान्य भारत में जिसे अगर हम बात करें, जिसे विभागीय सचिव के पद के ऊपर नियुक्त किया जाता है, वह ब्रिटिश शासनकाल से ही पाया जाता है। परंतु वर्तमान समय जो अब हमें ऊपर भी हम बात कर रहे थे कि वो समय नहीं रहा कि एक सामान्य के माध्यम से प्रशासन को चलाया जा सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन तकनीकी क्षेत्र की मांग बढ़ रही है। अब जैसे हम बात करें अणुशक्ति विभाग की, यदि अणुशक्ति विभाग के दोनों ही मुखिया से अभिप्राय राजनीतिक एवं प्रशासनिक, राजनीतिक मंत्री
एवं प्रशासनिक सचिव जो सामान्यज्ञ है। अगर वो दोनों ही तकनीकी क्षेत्र के ज्ञाता नहीं हैं तो ऐसे में विभाग कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में यदि हमें कुशलता दक्षता प्राप्त करनी है तो हमें उस क्षेत्र की तकनीकी योग्यता अति आवश्यक है, जो सिर्फ किसके पास है? एक विशेषज्ञ के पास। अब हम बात करते हैं प्रशासन की परिवर्तित परिभाषा के बारे में। चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भारत आज हम ये कहें कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला या पुलिस राज्य ही नहीं रह गया है, एक कल्याणकारी, विकासशील, समाजवादी राज्य बन चुका है। और इसे हमने अर्थात लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य के रूप को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी अंकित किया है। ऐसे राज्य के विकास से संबंधित कार्यों के लिए, जैसे कृषि कार्यक्रम है, लघु उद्योग हैं, सिंचाई, पेट्रोलियम, वाणिज्य आदि सभी का संचालन करने के लिए अति आवश्यक है कि उसमें विशेषज्ञों को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक सामान्य कभी भी प्रशासन के तकनीकी क्षेत्र के फलस्वरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ पर हमने बात की कि दिन प्रतिदिन तकनीकी क्षेत्र की मांग बढ़ रही है और ये उसकी आवश्यकता भी है, तो वहाँ पर उसकी बदलती हुई देश की परिस्थितियों, जनता की आवश्यकताओं, समस्याओं के लिए अति आवश्यक है कि वैज्ञानिक शैली अर्थात वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। वैज्ञानिक शैली या दृष्टिकोण से अभिप्राय है अपने कार्य करने के तरीकों में रोज़ नए परिवर्तन करना, नई चीज़ों को जोड़ना। परंतु सामान्य आज भी कहीं ना कहीं नौकरशाही की औपचारिकता, लाल फीताशाही जैसी बुराइयों में ही विश्वास करता है, और जिसका दुष्परिणाम कार्यों में देरी है। कार्यों में देरी का से अभिप्राय है विकासशीलता के रास्ते में रुकावट और देश के आर्थिक विकास के नियोजन, औद्योगिकीकरण की बढ़ती मांग, सहकारिता और देश में उत्पादन वृद्धि में इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण विभाग के लिए आज हमारे पास विशेषज्ञ का उसका अध्यक्ष बनाया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद बात आती है अर्थव्यवस्था संबंधी पहलुओं के लिए उपयुक्त, बेस्ट फॉर फाइनेंशियल मैटर्स। प्राय यह कहा जाता है कि सामान्य जो है उसके पास प्रत्येक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, तो वह प्रत्येक समस्या, चाहे वो राजनीतिक है या आर्थिक, सभी को सुलझा सकता है, उसके लिए ही वह उपयुक्त है सब कुछ। परंतु यह सत्य नहीं है। यह किसका तर्क है? एक विशेषज्ञों का तर्क है, क्योंकि उनका कहना है कि सामान्य तो राजनीति से बिल्कुल छोटे से रूप में, यह एक सीमित रूप में जुड़ा है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उसके पास ज़्यादा कोई शक्ति नहीं है, उसे राजनीति से तटस्थ रहना पड़ता है। वह सिर्फ मतदान का अधिकार रखता है, ज़्यादा से अधिक ना किसी पार्टी के विपक्ष में ना विपक्ष में कुछ नहीं बोल सकता। जबकि राजनीति का सीधा संबंध या अत्यधिक संबंध मंत्री वर्ग से है। अब बात आती है आर्थिक पहलू की।
आर्थिक पहलू में भी अगर हम बात करें तो सामान्यज्ञों की अपेक्षा एक विशेषज्ञ ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विशेषज्ञ उस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता है, उस क्षेत्र का उसे गूढ़ ज्ञान है। जितना उचित व स्पष्ट परामर्श एक आर्थिक क्षेत्र का विशेषज्ञ अर्थात एक इकोनॉमिस्ट दे सकता है, उतना कभी भी एक सामान्यज्ञ नहीं दे सकता। अब आगे बात करते हैं हम विशिष्ट विभागों के लिए आवश्यक कंपल्सरी फॉर स्पेशलाइजेशन बेस्ड डिपार्टमेंट्स। वैसे तो प्रत्येक विभाग में हमने बात की थी सार्वभौमिक तत्व पद सोपान की और उसमें कार्यों के विभाजन की विशिष्टीकरण पर आधारित, परंतु यहाँ हम बात करेंगे किसी विशेष विभाग की विशिष्टता के बारे में, अर्थात उसकी तकनीकी क्षेत्र के बारे में। सामान्यवादी के पास बेशक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है प्रत्येक का, परंतु विशिष्ट क्षेत्र का व्यापक ज्ञान नहीं है, ये हम पहले भी जानते हैं, जिसके कारण उसे ज्ञान बेशक प्रत्येक क्षेत्र का है, परंतु एक क्षेत्र का विशेष ज्ञान न होने के कारण कभी भी उस विशेष क्षेत्र के विभागीय अध्यक्ष के रूप में वह हमें मार्गदर्शन नहीं दे पाता। जैसे हम कुछ विभागों की बात करें जो विशिष्टीकरण पर ही आधारित है। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि से संबंधित हैं, खनिज से संबंधित अणु विभाग जिसकी हमने पहले भी बात की थी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिसकी दिन प्रतिदिन मांग बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, या वित्त विभाग। इन सभी में हमें कहीं ना कहीं मानना होगा कि विभागीय अध्यक्षों में उस विशिष्ट क्षेत्र की विशेष योग्यता अति आवश्यक है, अर्थात उस क्षेत्र का गूढ़ ज्ञान पाया जाना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में जनहितैषी प्रकृति, फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर। अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र की सेवाएं हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, में कौन होते हैं? सामान्य प्रशासक, IAS, IPS, IFS, फिर याद दिलवा रही हूँ मैं आपको, जो किसकी देन है? ब्रिटिश शासनकाल की। और कहीं ना कहीं आज भी उनमें किसकी भावना देखने को मिलती है? ब्रिटिश शासनकाल वाली अहम की भावना, अर्थात अपने आप को स्वामी समझ बैठना, किसका? जनता का, या अपने स्थायित्व निपुणता का प्रभाव अपने मंत्रियों पर डालना, उनसे नीतियों को अपने रूप में परिवर्तित करवाने का प्रयास करना, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी ये जो नौकरशाही की भावना है वो किसकी विपरीत है? जनहितैषी की भावना के विपरीत है। परंतु आज अगर हमें देश को समाजवाद के रूप में खड़ा करना है, कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को सफल बनाना है, तो इसके लिए अति आवश्यक है कि जनता के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाए। इसके लिए अहम की भावना को छोड़ना अति आवश्यक है, और जो सामान्य नहीं कर पाते, और इसलिए हमें यह अवसर किसको देना पड़ेगा? एक विशेषज्ञ। अंततः हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत जैसे विकासशील और कल्याणकारी राज्य को यदि अपने स्वरूप को पूरा करना है तो उसे दोनों ही प्रशासकों अर्थात सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के महत्व को समझना होगा, और इसके लिए दोनों में तालमेल बिठाना है। तो दोनों के बीच शीर्ष पदों के लिए उत्पन्न हो रहे विवादों को मिटाना अति आवश्यक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना होगा, उसका पुनर्निर्माण करना होगा। हमें
समझना होगा कि आज लोक सेवाओं में तकनीकी सेवाओं की भी व्यवस्था की जानी उतनी ही आवश्यक है जितनी सामान्यकों की। इस धारणा को बदलना अति आवश्यक है कि सामान्यक प्रशासक सब मर्ज की एकमात्र दवा है, अर्थात वो कोई एक ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि सारी समस्याओं को प्रशासन की, देश की को सुलझा सकता है। क्योंकि आज का समय तकनीक का युग है और सामान्य को सफल बनाने में एक तकनीकी विशेषज्ञ की अति आवश्यकता है और इसके लिए हमें विशेषज्ञों को उनका सम्मान देना होगा, उन्हें सुनिश्चित एक ऐसा दर्जा प्रदान करना होगा जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो एवं वो अपनी योग्यता सिद्ध करने के अवसर प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनके मनोबल में वृद्धि करना अति आवश्यक है। तभी हमारा देश विकासशीलता की दौड़ में निरंतर बढ़ पाएगा।